हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपन आज चैप्टर चल रहा था विद्युत रसायन। इसकी मैं आपको 5 क्लासें पूरी कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज इसके 6वें लेक्चर के बारे में, आज अपन इसकी 6th क्लास के बारे में बात करेंगे। तो आज मैं एक सबसे पहला टॉपिक लेता हूं। कल मैंने लास्ट में कराया था SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इससे पहले की चीजें कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोड विभव का मापन। इलेक्ट्रोड विभव का मापन। अब देखो, इलेक्ट्रोड विभव का मापन करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन पीछे पढ़ के आ चुके हैं। किसी भी अकेले अर्धसेल या अकेले इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक सेल बनाना पड़ेगा। और सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, सेल में 2 इलेक्ट्रोड, और उनमें से एक इलेक्ट्रोड कैसा होगा एक संदर्भ इलेक्ट्रोड। संदर्भ इलेक्ट्रोड, और संदर्भ इलेक्ट्रोड क्या होता है, जिसका विभव स्वेच्छा से क्या मान लेते हैं, स्वेच्छा से 0 मान लेते हैं, वो है संदर्भ इलेक्ट्रोड। और वो कौन आता है, SHE या फिर NHE। ये अपनी बात हो चुकी थी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका स्वेच्छा से अपन क्या मान लेते हैं, 0। और अब देखो, ये जिंक इलेक्ट्रोड मान लेते हैं। मान लो अपने को जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। और ये किस में डूबा होता है जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ रहता है। और यहां पर ये रहता है SHE। प्लेटिनम का वायर। और ये किस में डूबा रहता है, 1NaHCl सॉल्यूशन में डूबा हुआ रहता है। H2 गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। यह प्लेटिनम का वायर वगैरह है। अब देखो, यहां पर इनको दोनों को अपन क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यह है जिंक इलेक्ट्रोड और यह है जिंक सल्फेट विलयन। अब अपना टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करना या अर्धसेल विभव का मान ज्ञात करना। इस अर्धसेल विभव को अपन कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये अर्धसेल, इसका जिंक का इलेक्ट्रोड विभव अपने को ज्ञात करना है। जिंक का इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। तो अपने को पता है ई सेल विभव क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये होता है सेल विभव। अब अपने को ये पता है ये कैथोड की तरह कार्य करेगा। यहां पर ये कैथोड की तरह कार्य क्यों करेगा, ये पढ़ेंगे अपन विद्युत रासायनिक श्रेणी में। वहां पर अपने को ये बताया जाता है, जब 2 इलेक्ट्रोड होते हैं उनमें जो अधिक ऑक्सीकृत होने की टेंडेंसी रखता है वो एनोड की तरह कार्य करेगा, और जो अपचयित होगा दूसरा वो किसकी तरह कार्य करेगा, कैथोड। तो जो जहां पर अपचयन होगा वो कैथोड की तरह कार्य करेगा, ये किसकी तरह कार्य करेगा, एनोड की तरह। एनोड पर हमेशा कौन सी प्रोसीजर होती है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण ही होता है। अब देखो, इसका जिंक का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। ये जैसे ही लगाते हैं तो यहां पर सेल विभव का मान प्राप्त हो जाता है अपने को 0.76 वोल्ट। कितना प्राप्त हो जाता है, 0.76 वोल्ट। अब देखना यहां पर अपन ई सेल कैथोड का अपचयन विभव H+ और ये हाफ H2 माइनस इसका इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव जिंक 2+, और ये अपन क्या लिख देंगे यहां पर, जिंक लिख देंगे। क्लियर हुई है बात सभी को। अपने को ये कितना है बताइए आप, ये अपन ने 0 स्वेच्छा से क्या मान लिया अपन ने, 0। और इस सेल का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 0.76 वोल्ट। तो ये लिख सकते हैं 0.76 वोल्ट बराबर 0 माइनस ए
इसका इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव अपने को ज्ञात करना है। देखो अपचयन हो रहा है तो अपचयन विभव ज्ञात करेंगे। तो अब ये मान ये हो गया क्या, ई एनोड या बराबर 0.76 वोल्ट। बताओ ये माइनस का आएगा या नहीं आएगा। इस प्रकार से अपन किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको SHE के साथ जोड़ेंगे और सेल में जो रीडिंग आएगी वो सेल विभव होगा, उसमें से SHE का घटा देंगे, वो शून्य रहता है, जिससे अपने को जो अज्ञात इलेक्ट्रोड है उसका विभव ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर जैसे अपन ने किसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करा, जिंक का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करा। क्लियर हुई ये बात सभी को। अब अपन विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उससे पता चलता है कि ये कैथोड क्यों बना रहा है, ये एनोड क्यों बना रहा है, ये ऑक्सीकृत ही क्यों हो रहा है, ये अपचयित क्यों हो रहा है, ये अपने को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा पता चलता है। देखो धातुओं को उनके इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर अपने को एक श्रेणी प्राप्त होती है, और उस श्रेणी को अपन क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। यानी धातु को उनके इलेक्ट्रोड विभव के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर अपने को जो श्रेणी प्राप्त होगी, उसी श्रेणी को अपन क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या कहते हैं उसको, विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अपना आज का पहला टॉपिक कौन सा था, अभी यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। अभी दूसरा ये चल रहा है अपना विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसमें मैं बता सकूं धातुओं को इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर अपने को एक सीरीज प्राप्त होगी, उसी को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है, दो धातुएं हैं, उनमें से जिस धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मान या अपचयन विभव का मान कम है, या फिर मैं कहूँ अधिक ऋणात्मक है, तो वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन देगी, अर्थात वो ऑक्सीकृत होगी, अर्थात वो एनोड की तरह कार्य करेगी। अब जो दूसरी पास वाली धातु जो भी कुछ भी है, वो इस धातु द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन वो लेगी, अपचयित होगी, अर्थात कैथोड की तरह कार्य करेगी। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोड विभव के मान, जिसके इलेक्ट्रोड विभव का मान कम है या ज्यादा ऋणात्मक है, तो वो कम ही हो गया। तो मान लो दो धातुएं हैं, तो ये धातु है, इसके इलेक्ट्रोड विभव का मान कम है, जैसे -0.76 है, और इसका है -0.74, तो कम किसका है, इसका। तो ये क्या होगी, ऑक्सीकृत, क्या बनाएगी, एनोड। ये ऑक्सीकृत हुई तो इलेक्ट्रॉन दिया इसने, वो ये ग्रहण करेगी, अपचयित होगी, क्या बनाएगी, कैथोड। तो अपन कुछ धातुओं के अपचयन विभव के मान यहाँ पर लिख लेते हैं। धातु इलेक्ट्रोड और ये उसके अपचयन विभव का मान, अपचयन विभव का मान। जैसे धातु इलेक्ट्रोड की बात करें अपन, लिथियम, इसके इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है -3.05। ये इलेक्ट्रोड विभव सारे के सारे किस में आएंगे, सभी इलेक्ट्रोड विभव किस में ज्ञात करे जाते हैं, वोल्ट में ज्ञात करे जाते हैं। जैसे इसी प्रकार पोटेशियम है, ये अपचयन विभव है, अपचयन ही हो रहा है, इसके इलेक्ट्रोड विभव का मान 2.09, सॉरी 0. इसका क्या होता है, 93। इसी प्रकार जैसे सोडियम, और ये सोडियम से इसका होता है -2.71, और इसी प्रकार जैसे मैग्नीशियम है, इसका होता है, मैग्नीशियम का होता है -2.37। इसी प्रकार एल्यूमिनियम है, इसका होता है 1.66। तो देखो ये सभी के सभी किस में आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं। इसी प्रकार मैं बात करूं जिंक की, इसका बता चुका हूँ -0.76 वोल्ट है। इसी प्रकार मैं किसकी बात करूं, क्रोमियम की बात करूं, इसका कितना है, -0.74 वोल्ट है। और इसी प्रकार मैं बात करूं आयरन की,
तो आयरन के इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है? आयरन के इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है -0.44 वोल्ट होता है। और इसी प्रकार मैं बात करूं यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो अपचयन विभव होता है ये होता है 0.0 वोल्ट, आप सभी जानते हो। इसके बाद में मैं बात करूं कॉपर का अपचयन विभव सभी जानते हो कितना होता है? 0.34 वोल्ट। अब देखो आगे वाली धातुओं में आपको सीधा ध्यान रखना है, देखो Br2 से 2Br माइनस, सॉरी पहले I2 आएगा, I2 ये 2I माइनस, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, ये क्रम रहेगा नीचे। थोड़ा सा ये नीचे आ जाए, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इनको, ये H प्लस हाफ H2, इसका क्या रहता है 0.0। कॉपर का कितना बताया 0.34 वोल्ट। अब मैं ऐसे कह रहा हूँ आपको आयोडीन का और ब्रोमीन का और क्लोरीन का और फ्लोरीन का ये क्रम रहता है। फ्लोरीन के इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है 2.87 वोल्ट। कितना रहता है फ्लोरीन का? 2.87 या 2.87 वोल्ट। देखो ये धातुएं अगर आपको दिख नहीं रही है तो इनको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, यहां तक सबको दिख रहा है। यहां पर लिख रहा हूं मैं आयोडीन, यहां पर मैं लिख रहा हूं Br, यहां पर मैं लिख रहा हूं Cl, यहां पर मैं लिख रहा हूं F2, इसका क्या हो जाएगा 2F माइनस। जैसे आयोडीन का लिखे तो ये प्लस में आता है 0.54 वोल्ट, इसका लिखे तो 1.08 वोल्ट, और इसका लिखे तो 1.36 वोल्ट, और इसका लिखे तो 2.87 वोल्ट, ये आता है। तो देखो जिनके इलेक्ट्रोड वो ये क्या है इलेक्ट्रोड, और ये क्या है इनके इलेक्ट्रोड विभव हैं ये इनके। अब देखो यहां पर इसका कम है, इसके साथ कुछ कोई भी आ जाए तो यही क्या, ये सभी के सभी क्या है प्रबल अपचायक है, प्रबल अपचायक। और ये क्या है प्रबल ऑक्सीकारक। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? फ्लोरीन। ऑक्सीकारक क्या करता है? दूसरों का ऑक्सीकरण, स्वयं का अपचयन। तो इनका क्या होगा? इनका सदैव क्या होगा? अपचयन है। अपचयन होगा तो वो क्या बनाएंगे? कैथोड। इनका सदैव क्या होगा? ये क्या बनाएगी? इनका क्या होगा? ऑक्सीकरण है। और ऑक्सीकरण होने पर क्या बनता है? एनोड। तो आपको यही देखना है कम किसका है। जैसे आपको ये दोनों धातुएं दे दें तो इन दोनों में बताओ कम किसका है? जिसका अधिक ऋणात्मक है वो उसका कम है, और कम है वो क्या है? प्रबल अपचायक, यानी वो क्या होगी? ऑक्सीकृत। वो क्या बनाएगी? एनोड बनाएगी। बताओ, ऐसे बता सकते हो सभी। जैसे मैंने ये दो धातुएं दे दी, सोडियम दे दी और मैग्नीशियम दे दी। देखो कम किसका है? सोडियम का, अधिक ऋणात्मक। तो ये क्या प्रबल अपचायक, क्या ऑक्सीकरण होगा, क्या बनाएगी? एनोड। तो दूसरी क्या बनाएगी? कैथोड बनाएगी। बताओ ये सीरीज सबको कंप्लीट है? सबको ये सीरीज इतनी, इसका क्या रखना है अपने को? क्रम ध्यान में रखना है। अब यहां पर अपचायक क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम भी पूछ सकता है, क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम भी पूछ सकता है, घटता हुआ क्रम भी पूछ सकता है। ये मान याद नहीं रहे तो फिर ये अपने को इनका क्रम क्या रखना है? सबका ध्यान रखना है। और ये है हेलोजन। क्लियर हुई ये बात सभी को? चलो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट आगे अपन पढ़ेंगे जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं उनमें कौन कौन सी समस्याएं आती है। मार्कर चेंज कर लेते हैं अपन थोड़ा, ये मार्कर धीमा चल रहा है। देखो अपन ने सबसे पहले पढ़ा इलेक्ट्रोड
विभव का मापन। फिर अपन ने पढ़ा विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब अपन पढ़ रहे हैं, अब देखो अगला टॉपिक है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल विद्युत रासायनिक सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं, यानी विद्युत रासायनिक सेल के सेल विभव में निम्न समस्याएं आती है, निम्न 3 समस्याएं आती है। देखो जो विद्युत रासायनिक सेल होता है उसको काम में लेते हैं या उसके सेल विभव में कुछ 3 समस्याएं आती है, उन 3 समस्याओं के बारे में अपन बात करते हैं। देखो इनके इलेक्ट्रोडों के पास सांद्रता क्या रहती है? परिवर्तित। सांद्रता परिवर्तित होती रहती है। और सांद्रता परिवर्तित होने के कारण सेल विभव भी क्या हो जाएगा? इधर उधर हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो अपन एक बार सेल विभव का मापन करें और कुछ समय पश्चात फिर से सेल विभव का मापन करें तो अपने को थोड़ा बहुत क्या प्राप्त होगा? अंतर प्राप्त होगा। तो उसको कहते हैं पुनर्उत्पादनीय विद्युत वाहक बल नहीं देता है। यानी एक बार अपन ने जो सेल विभव मापा, जो विद्युत वाहक बल मापा, दोबारा तीसरी बार चौथी बार माप रहे हैं तो वो सेम रीडिंग नहीं आती है। इसको कहते हैं यह पुनरुत्पादनीय विद्युत वाहक बल नहीं देता है। तो जिस अतः पुनरुत्पादनीय विद्युत वाहक बल नहीं देता है। और ये सेल अनुत्क्रमणीय होते हैं, अधिक अनुत्क्रमणीय होते हैं। जबकि सेल कैसे होने चाहिए? उत्क्रमणीय। इनके ताप गुणांक का मान अधिक होता है। अर्थात इनके ताप गुणांक का मान भी क्या होता है? अधिक होता है। ये 3 समस्याएं आती है विद्युत रासायनिक सेल के सेल विभव में। पुनरुत्पादनीय विद्युत वाहक बल नहीं देता है, कारण बता चुका, अनुत्क्रमणीय होते हैं जबकि सेल उत्क्रमणीय होने चाहिए। और इनके ताप गुणांक का मान क्या रहता है? कुछ अधिक रहता है। इस समस्या के निराकरण के लिए कौन से सेल काम में लिए जाते हैं? मानक वेस्टन सेल। मानक वेस्टन सेल, जो मानक वेस्टन सेल होता है वो उसमें ये 3 समस्याएं नहीं आती है। अर्थात ये पुनरुत्पादनीय विद्युत वाहक बल देता है। ये सेल क्या होता है? उत्क्रमणीय। और इसके ताप गुणांक का मान भी, इस सेल के ताप गुणांक का मान भी क्या रहता है? बहुत ही कम रहता है। इसका ताप गुणांक रहता है लगभग 0.0005 वोल्ट प्रति केल्विन। तो इसके ताप गुणांक का मान भी क्या रहता है? इसके ताप गुणांक का मान बहुत ही कम रहता है। इस कारण कौन से सेल काम में लेते हैं? अपन मानक वेस्टन सेल काम में लेते हैं। अब अपन एक मानक वेस्टन सेल के बारे में यहां पर पढ़ेंगे। अब अपने को यहां पर पढ़ना है एक मानक वेस्टन सेल के बारे में। तो ये तीसरा टॉपिक अपना कौन सा आ गया? मानक वेस्टन सेल। देखो सेल को पढ़ते समय अपने को पहले अपन इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर बताता हूं आपको। ये एच आकृति का सेल है। कैसा सेल है? यहाँ पर इसके नीचे प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम के तार लगे रहते हैं 2। इधर यहाँ पे इसमें भरा रहता है कैडमियम
अम्लगम भरा रहता है, और इसमें नीचे मरकरी भरी रहती है, और इस मरकरी के बाद में इसमें उपस्थित रहता है केलोमल, या मरकरी, इसको कहते हैं केलोमल। क्या कहते हैं इसको? केलोमल। क्या होता है ये? Hg2SO4 ये भरा रहता है। और इसके बाद में इन दोनों सेलों में CD SO4.2H2 ये विलयन दोनों इन सेलों में भरा हुआ रहता है। और इसके बाद में इसमें भरा रहता है कैडमियम सल्फेट का संतृप्त विलयन, CdSO4 का संतृप्त विलयन। ये इस सेल की क्या रहती है? बनावट रहती है। अब देखो, अब अपन इसकी बात करते हैं। यहाँ पर कैथोड की तरह कार्य, यहाँ पर एनोड की तरह कार्य कौन करेगा? एनोड किसका बना होता है? कैडमियम का। कैथोड की तरह कार्य कौन करेगा? कैथोड की तरह कार्य करेगा केलोमल, Hg2SO4। तो इस पर क्या होगा? एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीकरण। एनोड पर क्या होती है? ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया। अर्धसेल ये एक अपचयन होगी तो दोनों क्या होगी? संपूर्ण सेल रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है? कैडमियम का ऑक्सीकरण। तो कैडमियम ठोस अवस्था में रहता है, और ये कैडमियम 2+ एक्वाटिक +2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर बताइए कैडमियम का क्या हुआ? ऑक्सीकरण। यहाँ पर क्या होगा? अपचयन, क्योंकि ये क्या है? कैथोड। एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीकरण। कैथोड पर हमेशा क्या होता है? अपचयन। अब देखो ये Hg2SO4 +2 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर हो जाएगी 2Hg + SO4 2-। अब अपन नीचे लिखे नेट सेल रिएक्शन। अब देखो ये जो नेट सेल रिएक्शन अपन लिखेंगे उसमें कौन कौन सी चीज़ें कट जाती है? देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? ये कैंसिल हो जाएंगे। इधर क्या बचा? कैडमियम, और इधर ये बचा। तो नेट सेल रिएक्शन में यहाँ पर लिख रहा हूँ नेट सेल रिएक्शन। क्या हो जाएगी यहाँ पे? नेट सेल रिएक्शन। इधर क्या बचा? कैडमियम ठोस है प्लस Hg2SO4 CD2+ एक्वाटिक +2Hg, और ये क्या बचा यहाँ पर? SO4 2-। ये है इस कैडमियम सेल की नेट सेल रिएक्शन। तो इस प्रकार से ये कैडमियम सेल अपना क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। ये इसको कैडमियम सेल भी अपन इसको बोल देते हैं। कौन सा सेल बोलते हैं इसको? कैडमियम सेल भी बोल देते हैं। कैडमियम सेल। तो इस प्रकार से अपना कैडमियम सेल क्या होता है? कंप्लीट। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, हाँ, इसका विद्युत वाहक बल का मान होता है 298 केल्विन पर, या फिर मैं कहूँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.803 वोल्ट। अब अपन पढ़ेंगे 1.083 वोल्ट। ये क्या होता है? इसका विद्युत वाहक बल। अब अपन पढ़ेंगे विभवमापी द्वारा सेल विभव का मापन। उसके बारे में अपने को पढ़ना है। ये मानक वेस्टर्न सेल सबको क्या है? कंप्लीट है। इसको कैडमियम सेल भी अपन बोलते हैं। ये चीज आपको मैं बता चुका हूं। अब अपन पढ़ेंगे विभवमापी द्वारा सेल विभव का मापन। और ये मैं पहले ही भी मैं आपको बता चुका हूं, सेल विभव का मापन किसके द्वारा करते हैं? विभवमापी द्वारा ही करते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा विभवमापी द्वारा सेल विभव का मापन। अब
अब देखो विभवमापी द्वारा सेल विभव का मापन कैसे करते हैं। ये विभवमापी पोगेंडोर्फ संपूरक सिद्धांत पर कार्य करती है। किस सिद्धांत पर? पोगेंडोर्फ संपूरक सिद्धांत। इस सिद्धांत पर ये क्या करती है? कार्य करती है। अब इसके द्वारा अपन क्या ज्ञात करेंगे? सेल विभव, किसी अज्ञात सेल का सेल विभव अपन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखना आप, जैसे विभवमापी क्या होती है, किस प्रकार से इसकी बनावट होती है। ये इसका मीट्रिक स्केल होता है जिस पर AB लंबाई का तार कसा हुआ रहता है और ये रहता है यहाँ पर अज्ञात सेल, यानी इसको अपन बोल सकते हैं अक्ष अज्ञात सेल, और ये रहता है यहाँ पर मानक वेस्टर्न सेल, इसको बोल सकते हैं अपन S। अब देखो ये इस प्रकार से ये रहती है एक विसर्पी कुंजी। ये 50, 40, 30, 20, 10, 40, 30, 20 और ये 10, ये मीट्रिक स्केल है। और इस सेल को भी अपन परिपथ में यहाँ पर ले सकते हैं, ये प्लस और ये माइनस। ये स्थिर सेल, स्थिर विद्युत वाहक बल वाला सेल। अब देखो यहां पर दिख रहा है ये X कैसा है? अज्ञात सेल, ये है वेस्टर्न सेल, और ये स्थिर विद्युत वाहक बल वाली, यानी जिसका सेल विभव क्या है? इसका सेल विभव क्या है? ज्ञात है, वो है। इस प्रकार से अपन परिपथ को सेट करते हैं और विभवमापी द्वारा अपन सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। इसके मीट्रिक स्केल पर, ये जो मीट्रिक स्केल है इस पर प्लेटिनम इरिडियम का तार कसा रहता है। किसका? प्लेटिनम और इरिडियम धातु का तार कसा रहता है, मिश्र धातु का। यही तार काम में क्यों लेते हैं? क्योंकि ये कठोर मिश्र धातु है। विसर्पी कुंजी की रगड़ से इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इसका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। तो इन दो बातों के कारण ये कठोर मिश्र धातु है और इसका प्रतिरोध उच्च है। कठोर मिश्र धातु होने के कारण विसर्पी कुंजी को अपन इधर उधर खिसकाएंगे, इसकी संपर्क में आने से रगड़ से इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चेंज नहीं होता है और इसका प्रतिरोध क्या रहता है? उच्च। इस कारण अपन कौन से तार का प्रयोग करते हैं? प्लेटिनम इरिडियम के वायर का प्रयोग करते हैं। अब देखो जैसे ही सेल स्थापित करते हैं, अब अपन कैसे ज्ञात करेंगे इस अज्ञात सेल का सेल विभव? कैसे ज्ञात करेंगे? देखो अज्ञात सेल का सेल विभव ज्ञात करने के लिए इसके विपरीत दिशा में ज्ञात विभव वाला सेल आरोपित करते हैं, जहां पर विभवमापी में विक्षेप शून्य आता है, यानी एक दूसरे के विद्युत वाहक बल को वो क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। वही जो अज्ञात होता है उसका सेल विभव होता है, वो किसका होता है? ज्ञात का। देखो ज्ञात सेल विभव को और अज्ञात सेल विभव को एक दूसरे के विपरीत दिशा में आरोपित करते हैं। जब विभवमापी में विक्षेप क्या आ जाता है? शून्य आ जाता है। उस समय जो ज्ञात सेल का सेल विभव होता है वही किसका सेल विभव होता है? अज्ञात सेल का सेल विभव होता है। तो मान लो ये शून्य विक्षेप की स्थिति इस लंबाई पर आती है, AD लंबाई पर। कौन सी लंबाई पर आती है? AD लंबाई पर। तो यहां पर मैं कहूं अज्ञात, यहां इधर लिखता हूं अज्ञात सेल का सेल विभव समानुपाती किसका होता है? AD लंबाई के, यानी EX समानुपाती AD लंबाई के। अब देखो ये जो AD लंबाई है, ये जो स्थिर विद्युत वाहक बल या ज्ञात विभव वाला सेल है उसका विभव पाती है, उसके विभव का क्या है? पतन। विभव कम होता कम होता कम होता कम होता क्या होता है? शून्य हो जाता है, और वही वो क्या होता है? अज्ञात सेल का सेल विभव। अब अपन क्या करते हैं? इस सेल को हटाते हैं यहां से। कौन से सेल को परिपथ में लेते हैं? मानक वेस्टर्न सेल को, और शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करते हैं। मान लो ये शून्य विक्षेप स्थिति इसके लिए कौन सी प्राप्त हो रही है? इसके लिए शून्य विक्षेप स्थिति अपने को प्राप्त होती है ये वाली, ये इसको बोल देते हैं अपन D'। तो मैं कहूं यहां पर मानक वेस्टर्न सेल
का सेल विभव क्या हो जाएगा, ई क्या लिखूं इसको मैं, एस समानुपाती ए डी डैश। समीकरण 1 समीकरण 2 अपन लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से ई एक्स बट्टे ई एस बराबर ए डी अपॉन ए डी डैश। अपने को क्या ज्ञात करना है, ई एक्स ए डी अपॉन ए डी डैश इंटू ई एक्स। इस फॉर्मूले से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, सॉरी ई एस होगा ना, क्या ज्ञात कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से अपन अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल विभव मापी की सहायता से डिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर मैं कहूं क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये चीज सबको क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। अब बात करते हैं अपन आगे वाले टॉपिक की। आगे वाला टॉपिक अपना है सेल का विद्युत वाहक बल और गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध। सेल का विद्युत वाहक बल और गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध। विद्युत वाहक बल एवं गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध। अब देखो ये पढ़ते हैं अपन सेल का विद्युत वाहक बल और गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध। देखो किसी भी सेल का जो सेल विभव होता है वो उस सेल के सेल विभव और प्रवाहित आवेश के गुणनफल के क्या रहता है, इक्वल रहता है, या फिर मैं कहूं क्या होता है, बराबर। सेल विभव क्या, जो सेल का जो कार्य होता है, कार्य की बात करेंगे अपन, किसी भी सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल विभव ने किसी भी सेल द्वारा किया गया उपयोगी या फिर मैं कहूं वैद्युतीय कार्य उस सेल के सेल विभव यानी सेल विभव क्या होता है, ई, तथा प्रवाहित आवेश क्या होता है, Q बराबर NF प्रवाहित आवेश के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। तो अपन लिख सकते हैं किसी भी सेल द्वारा किया गया विद्युत कार्य या फिर मैं कहूं उपयोगी कार्य उस सेल के सेल विभव NFE प्रवाहित आवेश है और ये क्या है, सेल विभव के बराबर होता है। तो अपन लिख सकते हैं NF क्या है, प्रवाहित आवेश, और E क्या है, ये सेल का क्या होता है, सेल विभव। तो किसी भी सेल द्वारा जो विद्युतीय कार्य किया जाता है उस सेल के सेल विभव और उसमें जो प्रवाहित किया गया जो आवेश होता है उसके गुणनफल के क्या रहता है, वो बराबर। अब देखो सेल जो कार्य करता है इसका मतलब सेल ऊर्जा खर्च करता है। अब सेल में विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं रहती हैं, बहुत सारी ऊर्जाएं रहती है, उसमें कौन सी ऊर्जा खर्च करता है, जो ऊर्जा खर्च करेगा उसमें क्या जाएगी, कमी। तो सेल जो उपयोगी कार्य करता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा खर्च होती है, उसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा, अर्थात सेल द्वारा किया गया उपयोगी कार्य बोलूं चाहे मैं विद्युतीय कार्य बोलूं, वो किसके बराबर होता है, उसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं सेल द्वारा किया गया उपयोगी कार्य उसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। तो यह है गिब्स मुक्त ऊर्जा
गिब्स मुक्त ऊर्जा है या नहीं है। इसमें कमी के बराबर, ये कार्य इसके बराबर होगा। कमी का मतलब कौन सा सिंबल आएगा, माइनस ये NFE। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा G बराबर माइनस NFE। इस प्रकार से भी अपन इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो सेल द्वारा जो विद्युतीय कार्य किया जाता है वो उसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। यानी पहले लिखे W विद्युत कार्य या उपयोगी कार्य बराबर डेल्टा G। ये फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि ये लाइन लिखी है मैंने। और ये डेल्टा G बराबर ये NFE लिख सकते हैं, या डेल्टा G बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस NFE लिख सकते हैं। यहाँ पर आप ई सेल भी निकाल सकते हो। ई सेल क्या हो जाएगा, डेल्टा G अपॉन NF, ये माइनस का। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो आप, ई सेल का मान भी निकाल सकते हो। ये क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल, ये रहा सेल का विद्युत वाहक बल, और गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध है। बताओ इसके बारे में भी आपको ये चीज क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना नेंसेट समीकरण। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जैसे डेल्टा G के मान होते हैं, जैसे मैं कहूँ ये नेगेटिव तो प्रक्रम कैसा होगा, होता है। जैसे मैं कहूँ पॉजिटिव तो प्रक्रम कैसा होगा, S होता है। जैसे इसी प्रकार जैसे सेल, ई सेल ये कैसा हो, पॉजिटिव तो अभिक्रिया कैसी होगी, होता है। ये कैसा हो, नेगेटिव तो अभिक्रिया कैसी होगी, S होता है। कैसी होगी, S होता है। तो इस सेल का मान जब जब पॉजिटिव आएगा तो अभिक्रिया कैसी, होता है, और जब जब नेगेटिव आएगा तो अभिक्रिया कैसी, S होता है। इस चीज का भी अपने को क्लियरली ध्यान रखना है। ये चीज आपको क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। अब अपन बात करेंगे नेंसेट समीकरण की। अब देखो ये मैं आपको एक चीज इसमें और बता देता हूं, वो है ये कि ये मैंने बताया ई सेल के दो मान बताए। ई सेल कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और ई सेल कैसा हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों चीजें यहां पर संभव हैं। जैसे मैं बात करूं, एक रिएक्शन है ई सेल, ई कैथोड, ई एनोड। ओके, अब यही वही इलेक्ट्रोड डेनियल सेल की बात कर रहा हूं मैं। डेनियल सेल की, कौन सी सेल की बात कर रहे हैं अपन, डेनियल सेल की। अब देखो जो डेनियल सेल है ना, उसमें जिंक इलेक्ट्रोड है और कॉपर। इसका अपचयन विभव क्या होता है, 0.76 वोल्ट, और इसका कितना होता है, 0.34 वोल्ट। अपन पढ़ के आ चुके हैं, ये तो पढ़ के आ चुके हैं ना अपन। और इसके सेल विभव का मान देखो कितना प्राप्त होता है, इसका मान कितना होता है, 0.34 वोल्ट। ये कैथोड की तरह कार्य करता है ना, कॉपर वाला कैथोड की, और इसका कितना होता है, माइनस 0.76 वोल्ट। बताओ 0.34 माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस 0.76 बराबर 1.10 वोल्ट। ये हुआ या नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसे होगी, स्वतः है, क्योंकि इसमें इस सेल का मान क्या आ रहा है, यहां पर धनात्मक आ रहा है, या फिर मैं क्या कहूं, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर है ये चीज सभी को। अब अपन नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर अपन इसको रिवर्स करें, क्या करें, इसको रिवर्स, इसको कैथोड बनाना चाहिए, इसको अपन कैथोड बनाना चाहिए, और इसको एनोड बनाना चाहिए, तो देखो क्या होगा, माइनस 0.76 वोल्ट माइनस, और ये कितना है, 0.34 वोल्ट। बताओ ये मान कितना प्राप्त होगा, ये घटाओगे तो ये मान आपको प्राप्त होगा, इसके लिए ई सेल ये हुआ 2 और ये 4, ये 0.42 वोल्ट प्राप्त हुआ क्या। और ये किसका प्राप्त होगा, ये माइनस का था ना, ये माइनस का था ना, ये इसके वाला। तो बताओ ये माइनस का प्राप्त हुआ नहीं हुआ, तो ये अभिक्रिया कैसे होगी, बताओ S वतः होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर ये रिएक्शन किस प्रकार से संपन्न होगी, S वतः। इसी प्रकार डेल्टा G के तो आपको सभी को पता है, इसका मान क्या है, नेगेटिव, तो क्या होगी अभिक्रिया स्वतः, और इसका मान क्या है, पॉजिटिव,
तो अभिक्रिया क्या होगी, असुवत्त है। तो इनमें दोनों में कैसा है संबंध, रिवर्स। डेल्टा जी शून्य होता है तो अभिक्रिया क्या होती है, साम्य में होती है, तो पता है ना सबको। यहां पर अपने को ध्यान रखना है, जब जब इस सेल पॉजिटिव आ जाएगा तब तब अपनी जो सेल अभिक्रिया है वो क्या होगी, साइमल्टेनियस होगी, या फिर मैं कहूं क्या होगी, वो अभिक्रिया स्वतः संपन्न होने वाली होगी। तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। तो यहां पर ये मैंने आपको किसके मान बता दिए, इस सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव मानों के बारे में भी अपना डिस्कशन यहां पर हो चुका है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आज इलेक्ट्रोड विभव का अपन ने मापन करा, कैसे मापन करते हैं क्लियर है सबको। विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात करी, कौन कैथोड बनाएगा, कौन एनोड बनाएगा, कैथोड पर अपचयन होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। मानक वेस्टर्न सेल, विद्युत रासायनिक सेल के सेल विभव में 3 समस्याएं मानक वेस्टर्न सेल में वो नहीं आती है। मानक वेस्टर्न सेल की बनावट भी देखी, कैथोड एनोड की रिएक्शंस देखी और नेट सेल रिएक्शंस देखी। विभव मापी द्वारा सेल विभव का मान ज्ञात करना, इसके बारे में भी अपन बात कर चुके हैं। सेल का विद्युत वाहक बल और गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध, इनके बारे में भी अपन डिस्कशन कर चुके हैं। अब अपना जो नेनसेट समीकरण होगा वो अपन लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।